क्षेत्रफल अदिश राशि है। क्षेत्रफल अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है। शुरू से हम लोग क्षेत्रफल के बारे में फॉर्मूला पढ़ते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। ऐसे तो आप सुने होंगे आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लेकिन आपको मैं बता दूं कि दुनिया का कोई भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला उठा लीजिए, उसमें आपको लंबाई और चौड़ाई जरूर मिलेगा, नाम बदल जाता है खाली। अब जैसे आप कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल लीजिए तो आप 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब यूज करते हैं, तो इसमें आपका एक लंबाई का काम करता है और एक चौड़ाई का काम करता है। 1/2 कांस्टेंट होता है, जिसके वजह से इस आपका फॉर्मूला के वजह से, इस वैल्यू के वजह से क्षेत्रफल का मान प्राप्त होता है। आप कोई भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई तो 22/7 कांस्टेंट है, r² का मतलब हुआ r गुना r, यानी कि एक लंबाई का काम करेगा, एक चौड़ाई का काम करेगा। आप कोई भी क्षेत्रफल उठा लीजिए, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, यही ना होता है। देखो 2π तो कांस्टेंट है, लेकिन r एक लंबाई का काम करेगा, एक चौड़ाई का काम करेगा, यानी दो विमाओं का गुणनफल जो होता है उसी से हमको क्षेत्रफल का मान मिलता है। बात बुझाया। अब क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, इस शुरू से हम लोग जानते हैं, लेकिन जो हम लोग गॉस का नियम पढ़ने वाले हैं, तो गॉस नामक साइंटिस्ट ने कहा कि मेरी कुछ बातों को आप अगर मान लेते हो तो आपकी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे अगर आपको किसी चालक के वजह से, एक चालक है जिस पर बहुत सारे धन आवेश हैं, तो इनके कारण अगर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, बड़े आराम से खूब मजे में निकाल सकते हो, परंतु मेरी कुछ बातों को आपको मानना होगा। तो उनसे पूछा गया कि बताइए आपका कौन सा मान हम और कौन सा बात माने कि हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। पहले उन्होंने कुछ एग्जाम्पल से बताया कि अगर किसी वस्तु पे बल लग रहा है, एक सदिश का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर किसी वस्तु पे बल लग रहा है, जैसे 10 न्यूटन का बल अगर लग रहा है, तो हम इस तीर के चिन्ह से पता कर लेंगे कि ये किस दिशा में लग रहा है, पूर्व दिशा में। अगर इधर है तो हम मान लेते हैं कि पूर्व दिशा में इस पर बल लग रहा है, तो तीर का चिन्ह हमें किस चीज को बता रहा है, दिशा को बता रहा है। लेकिन क्या तीर के चिन्ह से ये पता चल रहा है कि 10 न्यूटन या 15 न्यूटन का बल लग रहा है? नहीं, तीर का चिन्ह यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि कितना परिमाण का बल लग रहा है, लेकिन तीर के चिन्ह से हम बता सकते हैं कि दिशा किधर है। बात बुझाया। लेकिन वही अगर मैं आपसे ये कहूं कि पॉइंट ए पर एक आदमी खड़ा है और पॉइंट बी पे वो पहुंचा और उसने दूरी तय की या विस्थापन तय किया 10 मीटर, बात बुझाया, और एक बंदा पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचा और उसने दूरी जो तय की वो था 15 मीटर। अब बताइए किसका परिमाण ज्यादा है? 15 मीटर का। तो इसको हम तीर के चिन्ह से बता सकते हैं। तीर का चिन्ह तनी बर कर देंगे तो पता चल जाएगा कि ये 15 मीटर के लिए है, यानी कि 10 से ज्यादा है। इतना को अगर 10 माने हुए हैं तो तीर के चिन्ह की लंबाई हमें बता रही है कि इसका परिमाण लगभग कितना है, 10 मीटर है, ये मान लिए हैं हम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि तीर का चिन्ह दिशा भी बता रहा है और क्या बता रहा है, परिमाण भी बता रहा है और दिशा भी बता रहा है, दोनों चीज ये बता रहा है। लेकिन क्या इसमें ऐसा है? नहीं है। बल का फॉर्मूला पढ़े हो ma, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करेगा बल का मान, है ना। तो इसका मान हमको निकालना है तो तीर के चिन्ह से नहीं पता चलेगा। समझ में आया? यानी कि एक सदिश ऐसा होता है जिसका दिशा जिधर भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि तीर के लंबाई से ही हमको उसका परिमाण पता चले। बात बुझाया। और एक ऐसा मतलब जो जिसका परिमाण पता करना है उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला हो सकता है। जैसे बल का फॉर्मूला हुआ, इसका परिमाण पता करना है, द्रव्यमान गुना त्वरण हुआ, लेकिन इसमें लंबाई से ही हम पता कर लेंगे कि इसका परिमाण कितना है। बात बुझाया। मुझे बस सिर्फ तुम्हें यह समझाना है ना कि सदिश दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा सदिश जिसका दिशा और परिमाण दोनों तीर के चिन्ह से पता चल जाएगा, बात बुझाया। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण फॉर्मूला से पता चलेगा कि उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, और दिशा जो है तीर के चिन्ह देने से पता चलेगा। बोलो ये बात समझ में आया सब लोगों को? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आप समझिए कि हम ये जान गए हैं कि सदिश हमारा दो तरह का हो सकता है। तो
क्षेत्रफल में भी गॉस का कहना ये था कि देखिए, अगर आप ये मान लें, अब जैसे मान के चलो कि ये एक खिड़की है, ठीक है, एक घर है और उस घर में ये खिड़की है, और घर में खिड़की के ठीक सामने पीछे की ओर दीवार में, पीछे की तरफ दीवार में बहुत सारा प्लस चार्ज है, धन आवेश है। तो खिड़की से हम देखेंगे तो हमको प्लस चार्ज मान लेते हैं कि दिख रहा है, दिखता तो नहीं पर हम ये मान ले रहे हैं कि पीछे का दीवार तो कम से कम दिखेगा। ये जो प्लस आप देख रहे हो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये जो खिड़की है और ये खिड़की है, तो ये बाकी दीवार से ये क्या होगा, ब्लॉक होगा चारों तरफ से, ये पूरा ब्लॉक होगा, ये सब पूरा ब्लॉक होगा। समझ में आया? और वो जो प्लस चार्ज दिए हैं वो खिड़की के पीछे है कि आगे दिखाई दे रहा है आपको? पीछे है। समझ में आया? कौन सा चार्ज केवल सामने आपके पड़ रहा है? खिड़की है जो बीच में दिखाई दे रहा है वो। समझ में आया? ये दीवार है और पीछे की ओर बहुत सारा धन आवेश है। अब आप हमें ये बताइए कि धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है, विद्युत क्षेत्र रेखा एकदम ऐसे सीधे निकलता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा खिड़की से बाहर आएगा कि दीवार से भी बाहर आएगा? जो ब्लॉक है खाली खिड़की से बाहर आएगा, ऐसे सीधे आएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे अगर सीधे आ रहा है तो ये एक निश्चित क्षेत्र हो गया, और इस निश्चित क्षेत्र से बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, और वही आ रही हैं जो सामने प्लस चार्ज है। बात समझ में आया? तो गॉस ने कहा कि यहाँ पर हम एगो सदिश मानेंगे, और उस सदिश को क्या कहेंगे इस चीज को समझते हैं। अगर एरिया बड़ा होता तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी ज्यादा होती, और एरिया कम है तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी कम होगी। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को निकलने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निकलने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह की जरूरत है, यानी एरिया पर निर्भर किया। बात बुझाया? और इस तीर का चिन्ह देखा जाए, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा इस तल से एकदम लंबवत है। बात बुझाया? तल से लंबवत। तो फिजिक्स में एक नया क्वांटिटी का जन्म हुआ, एक नए सदिश का जन्म हुआ, और उसको गॉस ने नामकरण किया। कहा क्या कि एक ऐसा सदिश मन में सोचो, कल्पना करो कि तुम एक ऐसे जगह पर खड़े हो, जैसे हम यहाँ पे खड़ा हैं और हम ऊपर देख रहे हैं, तो मेरे देखने का दिशा ऊपर हुआ। बात बुझाया? और मैं जहां पर खड़ा हूं वो एक एरिया हो गया। ठीक है, तो हम जो सदिश के बारे में सोच रहे हैं उस सदिश की दिशा तल के लंबवत होगी, तल के लंबवत होगी, और इस सदिश का जो परिमाण होगा वो क्षेत्रफल से निकलेगा। मतलब ये कि अगर कोई तल है, जैसे कि मान के चलो कि ये एक तल है, ठीक है, तो इस पर बहुत सारा प्लस चार्ज है, या पीछे की ओर है जो प्लस चार्ज ऐसे निकल रहा है। बात बुझाया? तो इसके लंबवत अगर हम एक तीर का चिन्ह या ऐसे दे दें तो ये वाला केवल क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। समझ में आया? इसका नाम केवल क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल सदिश। इसका नाम नहीं है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश किसका नाम है? जो इस तल के क्या है? लंबवत है। बात बुझाया? लेकिन अब गॉस से पूछा गया कि हर सदिश का परिमाण भी होता है, ये तो पतला सा ऐसे लंबवत है, इसका कौन सा परिमाण होगा? क्या इसका लंबाई होगा? तो गॉस ने कहा कि नहीं, इसका परिमाण कुछ अलग फॉर्मूला से निकालिए। तो पूछा गया कौन सा फॉर्मूला? तो कहा गया कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, जिस तल पर ये लंब होगा, जिस तल पर ये लंब होगा, इस तल का क्षेत्रफल निकालना है। वही क्षेत्रफल का परिमाण ही इस सदिश का परिमाण कहलाएगा। बात बुझाया? देखो, फॉर्मूला परिमाण निकालने का अलग है, लेकिन हम सदिश, क्षेत्रफल सदिश किसको कह रहे हैं? जो तल पर लंबवत है। यानी ये क्षेत्रफल सदिश है, और ये इसका जो एरिया है ये क्या है? इसका परिमाण है, परिमाण है। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो मतलब हम क्षेत्रफल सदिश का परिमाण निकालते हैं। लेकिन क्षेत्रफल सदिश एक्चुअल में किसको कहते हैं? जो इस पर क्या हो? लंबवत हो। बोलो, इतना बात क्लियर हुआ? अब इसको सूचित किया जाएगा तो क्षेत्रफल सदिश इसके ठीक तल के लंबवत होगा। बात बुझाया? अब एक फिगर देखिए, तब आपको खूब बढ़िया से क्लियर होगा। देखिए, मान के चलिए कि यह एक सतह है, यह एक सतह है। ये सतह जो है इसमें बहुत सारे धन आवेश इस तरफ से इधर जा रहे हैं, यानी कि धन आवेश, सॉरी, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे आया, यहां से बाहर निकल गया, ये ऐसे आया, यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है।
ये बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर से इनको इन करके और बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इसका जरूर कोई ना कोई एरिया होगा, उस एरिया को हम ए से सूचित करेंगे, इसका जो एरिया होगा ए से। लेकिन क्षेत्रफल सदिश के लिए सिर्फ एक एगो तीर का चिन्ह काफी है। समझ में आया? इसमें कहीं पर भी एगो लंबवत, इसके लंबवत अगर कोई हम तीर का चिन्ह खींच दे रहे हैं तो ये खींचा गया रेखा ही हमारे लिए वेक्टर ए का काम करेगा। बात बुझाया? वेक्टर ए किसको कहा जा रहा है? हई जो हम एरो खींचे हैं और जो ये दिशा बता रहा है तल के लंबवत। आइए ए क्या बताएगा? ए बताइए, इसका एरिया बताएगा। समझ में आया? और वेक्टर ए क्या बताएगा? सिर्फ दिशा। बात बुझाया? अब ठीक से देखो, ये वाला एरो किस चीज को दिखाएगा? हई जो बाकी सब तीर का चिन्ह लिखे हुए हैं, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। आपको मालूम है विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता है? जिधर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो एकदम उसी डायरेक्शन में कौन होता है? विद्युत क्षेत्र होता है, वेक्टर ई। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे टेढ़ी हो, है ना, तो इसके किसी पॉइंट पर खींचा गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र रेखा एकदम सीधा हो तो यही वेक्टर ई का डायरेक्शन हो जाता है। तो बताइए इस केस में वेक्टर ई का डायरेक्शन और वेक्टर ए का डायरेक्शन एक ही है या अलग अलग है? एक ही है, तो बीच का कोण क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो एक केस आप ऐसा देख पा रहे हो कि वेक्टर ए और वेक्टर ई दोनों का डायरेक्शन एक ही है और बीच का कोण हमारा क्या है? 0 है। ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए कि अगर ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है और क्षेत्र है ऐसे टेढ़ा, इस तरह से ऐसे है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे एकदम इधर से आ रही हैं और ऐसे निकल जा रही हैं। बात बुझाया? एक पेन देखें, अब ध्यान दीजिए, सॉरी, अच्छा देखिए, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ये कॉपी ऐसे है, ये एरिया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे गया, इधर सीधे निकल गया, ठीक है, तो ये वेक्टर ई का डायरेक्शन हुआ। अब हई देखो, कॉपी के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए एकदम ऐसे लंबवत होना चाहिए। अब बताइए वेक्टर ए और वेक्टर ई एक ही दिशा में है कि अलग अलग है? अलग अलग है। बात बुझाया? तो वेक्टर ए और वेक्टर ई के बीच का कोण अगर अलग अलग हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि या तो वेक्टर ए को 2 भागों में बांट देते हैं, एक अक्ष वाई अक्ष में, और नहीं तो वेक्टर ई को 2 भागों में बांट देते हैं। बात बुझाया? कैसे बांटेंगे वो भी देखो, ध्यान। सबसे पहले आप इस चीज को देख लिए, दूसरा केस हम बना रहे हैं, वो केस देखिए। दूसरा केस क्या हो सकता है? मान के चलिए कि ये ऐसे था, ठीक है, ये आपके सामने ऐसे है, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस तरफ है। इस पर खींचा जाने वाला ये जो हमने कोण बनाया, इस पर कितना का कोण बनाया? 90 डिग्री का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर ए हो जाएगा। तो इसके बीच में कितना का कोण बना? थीटा का कोण बना। अब हम इसको अगर एक अक्ष मान लें, ठीक है, तो ये वाला कौन सा अक्ष हो जाएगा? वाई अक्ष हो जाएगा। ये थीटा है तो इसके साथ ये सटा हुआ है, तो जिसके साथ थीटा सटा होता है उसके साथ क्या यूज करते हैं? कॉस। तो इस डायरेक्शन में एरिया, हाँ, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा। बात बुझाया? तो अब देखो ये वाला और ये वाला एक ही दिशा में हो गया। अच्छा, ये वाला देखा जाए तो ए साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? अब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों जब अलग अलग हो गया, अलग अलग हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको इस क्षेत्रफल सदिश जब हम लोग पढ़े हैं तो इससे ना एंगल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला समझना है हम लोग को। क्षेत्रफल सदिश के बाद क्या फॉर्मूला है? घन कोण के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे आपको? डी ओमेगा बराबर फॉर्मूला बताए थे डी ए बटा आर स्क्वायर, बताए थे, ये बताए थे ना। डी ए क्या है? एक प्रकार का एरिया है। यहाँ भी हो तो एगो एरिया ही ना है, समझ में आया? अगर ये एक प्रकार का एरिया है तो डी ए के जगह पर आपका डी ए मान लेते हैं कि छोटा सा एरिया है। डी ए क्या है? एक छोटा सा एरिया है। हम ए के जगह पर फिलहाल मान चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? डी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? डी ए साइन थीटा। मानने के ऊपर निर्भर है।
बात बुझाया। अब मुझे ये बताओ कि कोई एरिया कुछ इस टाइप से दिया हुआ हो जिसका ये डायरेक्शन हो और उस कंडीशन में हमको डी ओमेगा निकालना हो, ठीक है। तो डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर हम लिखे हुए हैं। अगर मैं बगल में कॉस थीटा लिख दूं, ठीक है। और इसके बाद ऊपर वाला केस के बारे में सोचो जरा। ऊपर वाला केस में ई और ए दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो बताओ इनके बीच का कोण क्या है, 0 डिग्री है। अब आप थीटा का मान यहाँ 0 रखिए, तो कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए वही फॉर्मूला आ गया जो हमने पहले पढ़ाया था, डी ओमेगा बराबर पढ़ाया था डी ए बाई आर स्क्वायर। यानी ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब वेक्टर ई और वेक्टर ए दोनों की दिशा क्या हो, समान हो, और हमेशा यही अप्लाई होगा। अगर कहीं दिशा अलग हो जाए तो उसके बीच कोई ना कोई कोण आएगा, तो तब उस कंडीशन में हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। बात बुझाया। 3 बात आपको हमने समझाया। पहला बात समझाया क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो क्षेत्रफल सदिश का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि कोई भी एक निश्चित पृष्ठ हो, ठीक है, तो उस निश्चित पृष्ठ पर एगो लंबवत सदिश हम मान लें, अपने मन से कल्पना कर लें कि उसके लंबवत एक सदिश है, और उस सदिश के बारे में हम इस तरह से माने कि दिशा उसके लंबवत है, लेकिन उस सदिश का परिमाण क्या है, तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है वही उसका क्या है, परिमाण है, और दिशा क्या है, उस तल के लंबवत। तो ऐसे सदिश को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। बात बुझाया। फिर हमने आपको 2 बात और बताया। डी ओमेगा का फॉर्मूला डी ए बाई आर स्क्वायर तब होता है जब वेक्टर ई और वेक्टर ए दोनों की दिशा एक ही हो, और डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर तब होता है जब आपका वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का मतलब एक ही दिशा नहीं हो, बीच में कोई कोण बन रहा हो। बात समझ में आ गया। चलिए अब तीनों बात आप लोग नोट कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश बोलें, लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिए सब कोई। क्षेत्रफल सदिश हेडिंग दे दीजिए। एक निश्चित पृष्ठ, एक निश्चित पृष्ठ, एक निश्चित पृष्ठ के लंबवत, एक निश्चित पृष्ठ के लंबवत, एक निश्चित पृष्ठ के लंबवत एक ऐसे सदिश की कल्पना की जाए, के लंबवत एक ऐसे सदिश की कल्पना की जाए, एक ऐसे सदिश की कल्पना की जाए, एक ऐसे सदिश की कल्पना की जाए कि उसकी दिशा, उसकी दिशा, उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत हो, पृष्ठ के लंबवत हो, उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत हो, लेकिन परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर 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 हो, तो उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। 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 हो गया। अब आप 2 चीज आपको नोट करना होगा। एक चीज हमने आपको बता दिया कि क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, और उसी में लिख देना इसे वेक्टर ए से सूचित किया जाता है, इसे वेक्टर ए से सूचित किया जाता है। छोटे क्षेत्र के लिए लिख सकते हो डी वेक्टर ए। अच्छा, अब आपको यहाँ पे नोट में ध्यान देना है कि जब, अच्छा, अगर हमको फिगर बनाना होगा तो फिगर बनाने के लिए एक एरिया बनाते हैं। हई तीर का चिन्ह जो है अगर वेक्टर ई हो
और इसी डायरेक्शन में क्या हो, वेक्टर ए। तो यही काफी है, एगो तीर का चिन्ह वेक्टर ई के लिए भी और वेक्टर ए के लिए भी। तो जब वेक्टर ई और वेक्टर ए एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो घन कोण का फॉर्मूला क्या होता है? घन कोण डी ओमेगा बराबर क्या होगा? डी ए बाई आर स्क्वायर। समझ में आया? या फिर आप केवल बोल सकते हैं ए बाई आर स्क्वायर। अच्छा, दूसरा केस कि जब वेक्टर ई और वेक्टर ए एक ही दिशा में नहीं हो तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, या फिर ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। और इसके लिए अगर हमको फिगर बनाना हो तो एक अगर वेक्टर ई इस डायरेक्शन में लेते हैं तो ये आपको तल पर लंबवत एक वेक्टर ए होगा। विद्युत फ्लक्स को समझते हैं क्या होता है। तो गॉस ने विद्युत फ्लक्स के बारे में भी बताया कि एक्चुअली ये है क्या, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बहुत इजी है, एकदम इजी है, ध्यान से देखिए। ये बताओ क्या है, ये सब तीर का जो तीर खींचे हुए क्या है? ये विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये दिशा बता रहा है विद्युत क्षेत्र की, है ना। तो ये वेक्टर ई का दिशा हो गया, ठीक है। अच्छा, गिन के बताओ तो कितना खींचे हैं विद्युत क्षेत्र रेखा? 5 खींचे हैं, इस एरिया में ही 5 है। अच्छा, अब टोटल कितना खींचे हैं इस एरिया में? इस एरिया में कितना खींचे हैं? 5 ही खींचे हैं। बात बुझाया? केवल इस एरिया में 5 है, लेकिन एरिया से अलग भी है कुछ। तो एरिया के अलग नहीं, जो एरिया के भीतर है, ये जो गिन के तुम लोगों ने बताया, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। बुझाया? तो बस कितना आसान है। अगर आपसे कोई पूछे विद्युत फ्लक्स क्या है, तो ऐसा के बना के गिन दो 5 गो कई गो है, 5 गो खींचे हैं 5 गो होगा। तो अगले का कहेगा कि हम तो 6 गो खींच दें, तो फिर वो कहेगा कि हम तो 7 गो खींच देंगे। तो यही करते रहोगे दिन भर हैं। तो विद्युत फ्लक्स का क्या परिभाषा होगा? तो देखो परिभाषा हम इसी से जनरेट करेंगे। ई एक निश्चित पृष्ठ हो गया या निश्चित क्षेत्र हो गया, इससे गुजरने वाला जितना भी विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा होगा, उसकी कुल संख्या को क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स। बोलो समझ में आया? कौन बताएगा हमको विद्युत फ्लक्स? चलो बहुत लोग बताएगा। पीछे बताइए, पीछे सबसे पीछे बताइए विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत क्षेत्र में जितना रेखा खींचे जाएंगे, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचे जाएंगे। नहीं, गड़बड़ा रहा है। और कौन बताएगा? इधर इधर कोई है? बोलो, बैठिए। नहीं नहीं, हाँ बोलो। यस, ये निश्चित क्षेत्र है, ऐसे गुजरने वाला क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा है, और इसकी कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? अलका। चलो अलका, बहुत अच्छा। अलका के लिए थोड़ा ताली हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अलबत्त ताली बजेले से बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि हाथ में खुजली हो गया है, कुछ रहेगा हाथ रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अभी ये आपको समझ में आ गया है। अब इसका माप के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, कैसे गिन के तो 5 नहीं बताना है भाई, गिन के कितना होगा कैसे काउंट करेंगे? एक +4 से कितना निकल रहा है ये तो नहीं पता। तो गॉस ने इसको काउंट करने के लिए भी तरीका बताया। कहा क्या कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसी डायरेक्शन में सदिश क्षेत्रफल का घटक ले लीजिए।
सदिश क्षेत्रफल ले लो और नहीं तो उसका घटक ले लो। समझ में आया? तो सदिश क्षेत्रफल अगर लेते हो तो वो तब लोगे जब उसी डायरेक्शन में हो। यानी कि खाली अब ये बताइए कि यह एरिया पर अगर हम एक तीर का चिन्ह खींचे जो एकदम तल के क्या हो, लंबवत हो। समझ में आया? तल के लंबवत। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एरिया इधर है ना? तो 90 डिग्री का अगर कोण बनाना भी है तो ऐसे बनेगा इस पर। तो मान के चलो 90 डिग्री का कोण अगर हम बना रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी बना रहे हैं, जैसे यहीं पे बना दिए, तो ये तल पे कितना का कोण बनाया? 90 डिग्री। तो इसको आप क्या बोलोगे? वेक्टर ए बोलोगे कि नहीं? क्योंकि तल पे हमने एक लंबवत रेखा खींचा, ये वेक्टर ए है। लेकिन हमको अगर विद्युत फ्लक्स का मान पता करना है तो वेक्टर ई के दिशा में वेक्टर ए का घटक लेना होगा। तब वेक्टर ए का घटक लेना है तो सिंपल, यहां पर एंगल कितना बनेगा? तो इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा मिलेगा और नीचे की तरफ क्या मिलेगा? ए साइन थीटा। अब जिस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा है उसी डायरेक्शन में वेक्टर ई है, तो ई से ए कॉस थीटा में इसका परिमाण, वेक्टर ई का परिमाण क्या होगा? ई होगा। तो ई से ए कॉस थीटा में गुना करने पर जो आएगा वो इसमें का कुल विद्युत क्षेत्र रेखा का संख्या होगा। बात समझ में आया? परंतु अगर ये 90 डिग्री का कोण ऐसे बनता इस डायरेक्शन में, ऐसे नहीं बनता, ये वाला तीर का चिन्ह ऐसे रहता, सोचो ये ए रहता, तो घटक की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये ई भी इसी डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन में थीटा का मान 0 हो जाता। तो cos 0 का मान क्या होता है? 1। तो खाली ई में ए से गुना कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हमको सारे एंगल पर चलने हैं, तो सारे एंगल के लिए चलने हैं तो हम ए कॉस थीटा ही यूज करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स को निकालने का क्या तरीका मिला हम लोग को? विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। फाई, जैसे फाई लिख दिए, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ फाई ई लिख देंगे। समझ में आया? और आपको ई में गुना करना है किस चीज से? ए कॉस थीटा से। तो आपको फाई ई का मान पता चल जाएगा कि इसमें कुल विद्युत क्षेत्र रेखा कै गो है। बात बुझाया? अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है तो उससे मैच कर रहा हो। तो हम चाहते तो इसको एक और तरीका से बोल सकते हैं कि अगर मुझे वेक्टर ई का मान, फाई ई का मान निकालना है तो बस वेक्टर ई में डॉट प्रोडक्ट करा देंगे किस चीज से, तो हमें क्या मिल जाएगा? फाई ई। समझ में आया? तो इस तरह से फाई ई का 2 गो फॉर्मूला, एक वेक्टर ई डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए, और आप एक फॉर्मूला और बोल सकते हो ई ए कॉस थीटा। ये मान निकालने का तरीका होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस टाइप का राशि होगा, सदिश की अदिश, तो क्या कहोगे? सदिश। अगर हम कहें कि इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं तो लगभग 50, 60, 70 जो भी है 70 कहोगे। तो इसकी दिशा किधर है तो क्या कहोगे? संख्या के कोनो दिशा होता है? कोई दिशा नहीं है। तो नंबर है ना, काउंटिंग करके नंबर बताओ, नंबर का कोई दिशा होता है? तो जब दिशा इसका नहीं होता है तो विद्युत फ्लक्स सदिश राशि हुआ, अदिश राशि हुआ। एकदम भयंकर गलती कर रहा था सब। कौन राशि है? अदिश राशि है। समझ में आया? परीक्षा में आता भी है कि सदिश है कि अदिश, तो सदिश मार के चले आना सब, कोई बात नहीं। अच्छा, अब एसआई मात्रक का बात करें हम लोग कि एसआई मात्रक इसका क्या हो सकता है। ठीक है, तो एसआई मात्रक यहां से पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, प्रति माने बटा लिख सकते हैं, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या मिल गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एगो ये मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। मान लीजिए किसी को इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा हो तो लिख दे रहे हिंदी भी, मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक ये मात्रक हो गया। दूसरा मात्रक क्या हो सकता है? तो विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक हम पढ़ाए थे, विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक पढ़ाए थे, बताओ सब। वोल्ट प्रति मीटर पढ़ाए थे। अच्छा, तो वोल्ट प्रति मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर, एरिया के लिए क्या चीज? मीटर स्क्वायर। एम से पावर कट गया तो क्या मिला? वोल्ट मीटर। तो एक और मात्रक हो गया वोल्ट मीटर। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मात्रक यही है, वोल्ट मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, नहीं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। बोलो, समझ में आया? अब रह गया बात इसका परिभाषा लिखने का। तो परिभाषा हम बता ही चुके हैं, लिखिए, पहले डेफिनेशन लिखिए जो बोल रहे हैं।
लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, इसका हेडिंग डालिए पहले। बोले विद्युत फ्लक्स का। बोले एक निश्चित क्षेत्र से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स की माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स की माप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणन से होता है। तीव्रता और सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणन से होता है। अदिश का है बोले हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा है, अदिश गुणन से होता है। अब भाई बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है नीचे उतार लीजिए। हाँ, पिक्चर सहित, फोटो सहित।